नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करें तो ही पढ़ाने में आनंद आएगा मुझे, क्योंकि बहुत ही आप लोगों का बहुत ही कम रुझान है। आप वीडियो न के बराबर देखते हो तो फिर ऑनलाइन क्लास या फिर ये वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं लेकिन कोई कमेंट्स नहीं करते। आपकी जो जिज्ञासा है, आपके अंदर कोई प्रश्न उत्पन्न होते हैं या प्रश्न आप कोई पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। मैं आपका जवाब, आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। ठीक है विद्यार्थियों। हाँ, हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में गुहिल वंश का उदय कैसे हुआ, गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी। इसके बाद में हमने देखा था बप्पा रावल को। बप्पा रावल को अध्ययन करने के बाद में हमने अल्लट का अध्ययन किया था। अल्लट के बाद में हम आ गए थे शेम सिंह। शेम सिंह के बाद में राहव, और राहव के बाद में हम आ गए थे जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, कुछ बाकी था जेत्र सिंह के बारे में पढ़ने से संबंधित। तो आज हम जेत्र सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही इस टॉपिक के अंदर हम जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश हैं उनका उदय कैसे हुआ था, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी राठौड़ वंश की स्थापना, उसके बारे में अध्ययन भी आज अपन करेंगे। क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर बताया गया है कि मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के जो शासक हैं, यानी कि जो शासक हैं या ये जो राज्य हैं, वहाँ पर कौन से वंश का शासन था और उसका उदय कैसे हुआ, इससे संबंधित दिया गया है आपका टॉपिक। तो उस टॉपिक से संबंधित ही अपन बात करेंगे। शुरू करते हैं अपन जेत्र सिंह को। जेत्र सिंह जो है वह 1213 से लेकर के 1252 ईस्वी तक इसने शासन किया था। जेत्र सिंह, इसका जो शासनकाल रहा है वो 1213 ईस्वी से 1213 ईस्वी से 1252 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। इसके अंदर अपन ने जेत्र सिंह के बारे में देख लिया था कि जेत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था नागदा पर। नागदा पर आक्रमण करने के बाद में नागदा के आसपास के जितने भी गांव थे उन सभी गांवों को बहुत ही उसने लूट मार की तथा नष्ट कर दिए तथा राजधानी को बहुत ही क्षति पहुंचाई। इस कारण जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी जो थी नागदा, उससे बदल करके किसको बना दिया था, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके बाद में कहा जाता है कि भूताला का युद्ध हुआ था इनके बीच में। यह 1223 से लेकर के, यानी कि 1223 से लेकर के 1229 के मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर जेत्र सिंह की विजय होती है और जो इल्तुतमिश है वह पराजित होता है और जेत्र सिंह जो है उसकी सेना का पीछा करता है और उसके द्वारा जो नष्ट किया गया था नागदा, उस नागदा को भी वापस अपने कब्जे में ले लेता है जेत्र सिंह। और इससे आगे अपन देखते हैं अब तो सिंध के नासिरुद्दीन से संघर्ष। कहा जाता है कि सिंध के नासिरुद्दीन कुबाचा जो है उसके साथ में किसका युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश अपने जेत्र सिंह का युद्ध हुआ था। देखते हैं सिंध के नासिरुद्दीन से संघर्ष। सिंध के नासिरुद्दीन के साथ सिंध के नासिरुद्दीन से संघर्ष। देखो, आबू शिलालेख के आधार पर देखो, इतिहास में हर कोई तथ्य जो बताया जाता है सिर्फ ऐसे काल्पनिक घटनाएं नहीं बताई जाती। हाँ, हो सकता है कि काल्पनिक घटना बताई गई हो लेकिन वह भी किसी न किसी ग्रंथ से अपना संबंध रखती होगी। यहां पर बताया गया है कि आबू शिलालेख के आधार पर
डॉक्टर गौरीशंकर ओझा का मानना है कि जेत्र सिंह का संबंध जेत्र सिंह का सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा की सेना के साथ युद्ध हुआ था। किसका? जेत्र सिंह का किसकी सेना के साथ में? नासिरुद्दीन कुबाचा की सेना के साथ में। नासिरुद्दीन कुबाचा कहाँ का शासक था? सिंध का शासक था। नासिरुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख दास था। नासिरुद्दीन क्या था? मोहम्मद जो गौरी हैं उसका एक प्रमुख दास था तथा सेना नायक भी था। गुजरात जाते समय अथवा लौटते समय मुस्लिम सेना के साथ जेत्र सिंह का युद्ध हुआ था और शत्रु सेना भाग खड़ी हुई, परंतु इस युद्ध की पुष्टि अन्य साक्ष्यों में नहीं हो पाई है। देखो, अगर अपन देखते हैं ये क्या है? हमारा राजस्थान है। राजस्थान के अंदर अगर हम देखते हैं मेवाड़ क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या आ गया? मेवाड़ क्षेत्र आ गया। ठीक है, अभी ये क्षेत्र कौन सा आ गया? मेवाड़ क्षेत्र है ये पूरा। ठीक है, ये मेवाड़ क्षेत्र है। अब मेवाड़ क्षेत्र पर शासक किसका था? जेत्र सिंह का। किसका शासन था? जेत्र सिंह का शासन था। यह आपको मानना है सिंध यानी कि पाकिस्तान के अंदर है सिंध। यहां का शासक कौन था? नासिरुद्दीन कुबाचा। किसका शासन है? नासिरुद्दीन कुबाचा का। अब ये क्षेत्र आ गया जेत्र सिंह का, और यहां से अगर हम देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये आ जाता है गुजरात का एरिया। ठीक है, ये किसका क्षेत्र आ गया? गुजरात क्षेत्र आ गया। अब गुजरात क्षेत्र आ गया, ये नासिरुद्दीन कुबाचा जो है वह कहाँ जाता है? गुजरात। तो सीधा यहाँ से प्रवेश करता है। इस प्रकार से क्या करता है? प्रवेश करता है। जब भी वह गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जाता है, कौन? नासिरुद्दीन कुबाचा, तो कहाँ से होकर के जाता है? मेवाड़ से होकर के जाता है। ठीक है, अब मेवाड़ की धरती पर जब प्रवेश करेगा तो क्या जेत्र सिंह चुपचाप बैठने वाला है? नहीं। जेत्र सिंह ने क्या किया कि जब वह गुजरात आक्रमण करने के लिए जा रहा था सेना सहित, तो उसकी जो सेना जा रही थी उस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में जो शत्रु की सेना है, किसकी? नासिरुद्दीन कुबाचा की, उस सेना को यहाँ पर उन्होंने परास्त कर दिया। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर यहाँ से जाएगा, इस जमीन से जाएगा, आज भी आप देखते हो कि जैसे ये सड़क जा रही है, ये है बांसवाड़ा, ठीक है, मानना है बांसवाड़ा, और ये है उदयपुर। अब बांसवाड़ा से उदयपुर जाएगी, हर जगह पर आपने देखा होगा टोल होंगे। क्या बने होंगे? टोल बने हुए हैं। ये इन टोल पर जाते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स दोगे, इस टोल पे भी टैक्स दोगे, यहाँ पर भी टैक्स दोगे, और यहाँ पर भी टैक्स दोगे, और आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। अब अपना टैक्स देते हुए यहाँ पर पहुंचे। उसी प्रकार से ये सिंध का जो शासक है नासिरुद्दीन कुबाचा, वह जब भी आक्रमण करने के लिए जाता था गुजरात, तो सीधा मेवाड़ की धरती से होकर के कहाँ पर जाता था? गुजरात जाता था। गुजरात जाता था तो क्या होता था? टैक्स नहीं देता था। और जेत्र सिंह, अगर सेना जो है वह मेवाड़ की धरती से जाएगी तो सेना, उस समय कोई रास्ते तो थे नहीं। जिस प्रकार से सेना निकल रही, सेना के साथ में हाथी, घोड़े, गधे सब थे। तो सेना जाती थी तो बीच में क्या आती थी? फसल होती थी, यानी कि किसानों के खेत होते थे, उन खेतों के अंदर से होकर के चली जाती थी सेना, फसलें नष्ट हो जाती थी। दूसरी बात क्या होती थी? जब भी सेना जाती थी तो जहां पर भी रात्रि पड़ाव डालती थी, रात के समय रुकती थी विश्राम के लिए, तो आसपास के जो गांव थे, उन गांवों के अंदर जो सेना थी वह लूट मार करती, क्योंकि खाने के लिए अनाज चाहिए, और अनाज कहाँ से मिलेगा? आसपास के गांवों को लूट लेते थे और उनको अनाज मिल जाता था। इस प्रकार से बहुत ही नुकसान पहुंचाते थे। इस कारण जैसे ही नासिरुद्दीन कुबाचा की सेना यहाँ पर जा रही थी, जेत्र सिंह ने कहा, अरे भाई कहाँ चल दिया तू? किसको पूछ करके मेरी जमीन में आया है? किसको पूछ करके मेरे राज्य में आया है? मेरी बिना इजाजत के कैसे आया? मेरे जो क्षेत्र के जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों को तू परेशान कैसे कर सकता है? यहाँ पर मेरा शासन है। इस प्रकार से कहते हुए उन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो ये जो सेना थी वो गुजरात की ओर जा रही थी तो वापस लौट जाती है।
और सेना की भारी तबाही हो जाती है, यानी कि बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और इसकी सेना है वो पराजित होकर के भाग जाती हैं और जयद्रथ सिंह की विजय होती है। ये कौन कहता है? ये कहने वाला है आबू शिलालेख। आबू शिलालेख के आधार पर, आबू शिलालेख, आबू शिलालेख के आधार पर, आबू शिलालेख के आधार पर कौन कहते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर, गौरीशंकर हीराचंद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि आबू शिलालेख के आधार पर, किसको आधार बनाया? आबू शिलालेख को क्या बनाया? आधार बनाया किसने? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, इन्होंने, और ये जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, इनको आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि आबू शिलालेख के आधार पर पुष्टि होती है कि नासिरुद्दीन कुबाचा की सेना बार बार गुजरात जा रही थी, उस सेना को जयद्रथ सिंह ने पराजित किया था। और नासिरुद्दीन कुबाचा कहाँ का शासक था? सिंध का शासक था, जिसकी सेना को उन्होंने पराजित किया था। लेकिन अन्य कहीं पर भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आ गया है? मैं आप यहाँ मिटा देता हूँ। आगे है जयद्रथ सिंह का मूल्यांकन। अब अपन देखते हैं जयद्रथ सिंह का मूल्यांकन, यानी कि जयद्रथ सिंह कैसा शासक था उसके बारे में वर्णन कर लेते हैं। थोड़ी बहुत उसकी बुराई भी कर लेते हैं और बाकी तो अच्छा ही तो है ही सही। मूल्यांकन में क्या होता है, कभी भी एक बात ध्यान रखना आप कि मूल्यांकन अगर किसी का करते हैं तो सिर्फ उसकी अच्छा ही नहीं लिखनी है, कुछ उसकी बुराई भी लिखनी है, उसकी बुराई के बारे में भी बताना है कि यह उसके अंदर कमी थी। बाकी सारी चीज़ें अच्छा ही आप लिख सकते हो, बता सकते हो। जयद्रथ सिंह का मूल्यांकन। जयद्रथ सिंह का मूल्यांकन। जयद्रथ सिंह का मूल्यांकन मध्यकालीन, देखो अपन पढ़ रहे हैं 1213 से लेकर के 1252, ठीक है। तो मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास में, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास में जयद्रथ सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। जयद्रथ सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है? क्योंकि आपको पता होगा कि मेवाड़ की स्थापना, मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना हुई, वहां पर गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने कर दी थी। गुहिलादित्य के बाद में जैसे ही बप्पा रावल आता है, बप्पा रावल ने अपना साम्राज्य का क्या कर दिया था? विस्तार कर दिया था। उसने मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया था 734 ईस्वी में। यानी कि ये घटना होगी पहले की। अपन आ चुके हैं 1200 ईस्वी में, यानी कि मध्यकाल में आगे। और मध्यकाल में जयद्रथ सिंह के पहले के जो शासक थे वो इतने शक्तिशाली शासक नहीं थे। इस कारण जयद्रथ सिंह का वर्चस्व बहुत ही बड़ा हो चुका था, बहुत ही बढ़ चुका था उसका, वह ख्याति प्राप्त शासक हो चुका था। कौन? जयद्रथ सिंह। अब जयद्रथ सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है उसके सुयोग्य नेतृत्व में। किसके? जयद्रथ सिंह के सुयोग्य नेतृत्व में मेवाड़ राज्य शक्तिशाली बन गया था तथा मेवाड़ का विस्तार भी किया। किसने? जयद्रथ सिंह ने। देखो, उसने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया, बहुत बड़ी बात। दिल्ली का जो सुल्तान है उस सुल्तान की सेना को पराजित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सोचो, ऐसा जयद्रथ सिंह कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था। उस जयद्रथ सिंह ने सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा की सेना को भी परास्त किया। साथ ही साथ अपने आसपास के जितने भी शासक थे उन सभी शासकों को अपने अधीन ले आया।
यानी कि एक छत्र राज उसने स्थापित किया था। कौन से समय में? मध्यकाल में। इस कारण मेवाड़ के इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। अपने सुयोग्य नेतृत्व में मेवाड़ की शक्ति का विस्तार किया। मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों को ही नहीं बल्कि दिल्ली के तुर्क सुल्तान भी मेवाड़ की शक्ति से शंकित हो उठे थे कि मेवाड़ एक छोटा सा साम्राज्य है और वहां का एक शासक दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर दिया, तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है उसके लिए। शंकित हो उठे और उसकी शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। दिल्ली के सुल्तान ने उसकी शक्ति को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन जेत्र सिंह के समय में मेवाड़ का क्षेत्र चालुक्यों के प्रभुत्व से मुक्त अपने स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त करता रहा। जेत्र सिंह ने अपनी केंद्रीय शक्ति को सुसंगठित करके उसकी समझदारी सुसंगठित करके उसकी सीमाओं का विस्तार किया। उसी ने चित्तौड़ दुर्ग की सामरिक उपयोगिता को समझकर उसकी सुरक्षा के लिए सुदृढ़ प्राचीर दीवारों का निर्माण करवाया। जो दीवारें टूट चुकी थी उन दीवारों का निर्माण करवाया। विद्वानों एवं कलाकारों का आश्रयदाता था। मेवाड़ की शक्ति, मेवाड़ जो है यानी कि मेवाड़ की ख्याति को बढ़ाया, परंतु उसमें राजनीतिक दूरदर्शा की कमी थी। वह दूर का कभी सोच नहीं पाया। तभी उसके बाद के जो शासक आते हैं कुछ समय के लिए वह शासक बहुत ही कमजोर हो गए और जेत्र सिंह के मृत्यु के साथ ही जो मेवाड़ का साम्राज्य वो वापस क्या होने लगा? संकुचित होने लगा। लेकिन उसके बाद के जो शासक आते हैं वो वापस मेवाड़ का विस्तार करते हैं। लेकिन जो जेत्र सिंह है वह बहुत ही शक्तिशाली शासक था, लेकिन दूरदर्शा की उसके अंदर कमी थी। वह भविष्य के बारे में सोच नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से जेत्र सिंह का मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे बताएं। अब अपन देखते हैं जेत्र सिंह के बाद में जो मारवाड़ का इतिहास है, उस मारवाड़ के इतिहास के बारे में अपन देख लेते हैं कि राठौड़ वंश की स्थापना कैसे हुई, राठौड़ कौन थे, कहाँ से आए हैं, क्या है, उसके बारे में देखते हैं। जेत्र सिंह को हमने यहीं पर संपन्न कर दिया है। अब अपन देखते हैं मारवाड़ के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, मेरे साथ में बने रहिए आप। अपन चलते हैं मेवाड़। मेवाड़ को कंप्लीट कर लिया है अपन ने। जैसे ही हम बड़े मेवाड़ से हम जा रहे हैं, हम कहाँ पर? मारवाड़। हमने उदयपुर को क्रॉस कर लिया है, सीधे हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर? जोधपुर। अपन कहाँ जा रहे हैं? जोधपुर। एक बस है जो निकली है बांसवाड़ा से। कहाँ से निकली है? बांसवाड़ा से निकली है। स्टेप बाय स्टेप जा रही है, इनके बांसवाड़ा से सीधी कहाँ गई? चित्तौड़। समझते हैं, समझने के कोई पैसे नहीं लगते, कहानी के कोई पैसे नहीं लगते। सिर्फ हमें क्या करना है? मनोरंजन के साथ साथ में अध्ययन करना है, हमें याद रखना है। अगर हम देखें मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर तो कौन कौन से जिले आते हैं मेवाड़ में? चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये क्षेत्र जो है वो किसके अंदर आता है? मेवाड़ क्षेत्र में आता है। मेवाड़ क्षेत्र से बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों अलग हो गए। ये क्षेत्र आ गए वागड़ में। लेकिन ये मत भूलना कि यहां पर भी मेवाड़ वंश के शासकों का ही राज था। ठीक है, मेवाड़ भी, वागड़ जो क्षेत्र है वो भी मेवाड़ का ही हिस्सा है। इसके बाद में देवलिया प्रताप सिंह यानी कि प्रतापगढ़ जो रियासत है, देवगढ़, वो भी अलग हो जाता है बाद में। लेकिन ये जो क्षेत्र है किसके अंदर आता है? मेवाड़ के अंदर आता है। अब अपन ने बांसवाड़ा डूंगरपुर बस को शुरू कर दिया हमने। हम पहले चले जाते हैं बांसवाड़ा से चित्तौड़। चित्तौड़ से हम वापस कहाँ पर पहुंचे? चित्तौड़ जा रहे थे, बीच में कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़। बांसवाड़ा से निकले प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से पहुंच गए चित्तौड़, चित्तौड़ से पहुंच गए उदयपुर, उदयपुर से हम कहाँ जा रहे हैं? मारवाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ पर बढ़ रहे हैं? मारवाड़ क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जोधपुर। अब जोधपुर के अंदर जाकर के देखते हैं कि वहां पर राठौड़ वंश की स्थापना
कैसे होती है। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों में, राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों में राठौड़ राज्य की स्थापना हुई। राठौड़ शब्द भाषा में राजपूतों के लिए उपयोग किया गया है। राठौड़ जो शब्द है वह भाषा की दृष्टि से राजपूत जाति के लिए उपयोग किया गया है इसका, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट लिखते हैं। संस्कृत में क्या लिखते हैं? राष्ट्रकूट लिखते हैं। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के विषय में अत्यंत ही विवादास्पद बातें हैं कि कुछ भाटों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्याकश्यप की संतान है। किसकी संतान है? कुछ भाटों की मान्यता है कि जो राठौड़ है वह हिरण्याकश्यप की वंशज है, यानी कि हिरण्याकश्यप के वंश में भक्त प्रहलाद जो हुआ था उसके वंशज माने जाते हैं। कौन? राठौड़। कौन कहता है? कुछ भाट साहित्यकार कहते हैं, मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते। कौन कहता है? यह भाटों के द्वारा वर्णित किया गया इतिहास कहता है कि राठौड़ों की उत्पत्ति हिरण्याकश्यप से हुई थी या हिरण्याकश्यप की संतान माने जाते हैं। जोधपुर राज्य की ख्यातें हैं जो हैं, उन ख्यातों के अंदर इन्हें विश्वत्तमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना बताया गया है। इसके बाद में दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी बताया है और इन्हें ब्राह्मणवंशी बल्लव राव की संतान भी बताया गया है। 1596 ईस्वी में लिखे हुए राठौड़ वंश महाकाव्य में राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीर्ष पर स्थित चंद्रमा से हुई है। 1596 ईस्वी में, कब? 1596 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा गया है राठौड़ वंश महाकाव्य। उसके अंदर बताया गया है कि राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीर्ष पर जो चंद्रमा है उन चंद्रमा से हुई है, यानी कि इनको चंद्रवंशी भी बताया गया है। किसे? राठौड़ों को। नेणसी मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा मानते हैं। कहां से आने वाली शाखा मानते हैं? कन्नौज से आने वाली शाखा मानते हैं, जबकि कर्नल जेम्स टोंड के अनुसार ये सूर्यवंशी हैं। कर्नल जेम्स टोंड क्या कहता है कि राठौड़ क्या है? सूर्यवंशी हैं। प्रारंभ में राठौड़ दक्षिण में शक्तिशाली थे। मध्य भारत में इनके अभ्युदय का उल्लेख 7वीं शताब्दी से मिलता है। जोधपुर के राठौड़ों के बारे में कर्नल जेम्स टोंड अधिकांश विद्वानों के मतानुसार वे कन्नौज के राजा जयचंद के वंशज मानते हैं। किसे? राठौड़ों को। राठौड़ों को कन्नौज के शासक जयचंद के वंशज भी मानते हैं। कौन? कर्नल जेम्स टोंड। साथ ही साथ बहुत सारे इतिहासकार इस मत का समर्थन करते हैं। अब अपन देख लेते हैं कुछ बोर्ड पर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को अपन बोर्ड पर लिख लेते हैं कि राठौड़ क्या है। तो देखते हैं, राठौड़ वंश अपन लिख लेते हैं मारवाड़। मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में मारवाड़ जो है वह मरु से क्या बना? मारवाड़ बना। मरु से क्या बना? मारवाड़ बना। आरंभ में शासन किया। आरंभ में यहां पर यानी कि मरु मारवाड़ में आरंभ में किसने शासन किया? प्रतिहारों ने। प्रतिहार चले गए और कन्नौज। प्रतिहार चले गए कन्नौज। बदायूं कन्नौज से 13वीं शताब्दी में आगमन राजपूत राठौड़ों की गोत्र का। रावसिंहा राठौड़ ने पाली के आसपास में 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किसने? रावसिंहा ने। रावसिंहा के जो वंशज थे वो थे रावचुंडा। रावचुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में उसका जो वंशज आता है रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ जो है वह हंसाबाई जो है उसका विवाह किसके साथ में करवाया था?
मेवाड़ के शासक लाखा के साथ में उसने विवाह करवा दिया था। लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होता है, जिसमें हंसाबाई और लाखा से, उसका नाम था मोकल। और मोकल का जो पुत्र है वो महाराणा कुंभा है। कौन है? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा जो है वह भारमली के कहने पर, यानी कि महाराणा ने भारमली के सहयोग से रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी थी। ठीक है। और उसके बाद में आते हैं राव जोधा। ये था राठौड़ों के बारे में। तो अपन कुछ पॉइंट अपन लिख लेते हैं राठौड़ वंश के बारे में, यानी कि मारवाड़ के जो राठौड़ शासक हैं उन शासकों के बारे में अपन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। मरु, मारवाड़। प्रारंभ में इसको क्या कहा जाता था? मारवाड़ क्षेत्र को मरु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मरु। मरु से क्या बना? मारवाड़। क्या बना? मारवाड़। मरु प्रारंभ में क्या कहा जाता था? तो मरु कहा जाता था। मरु से क्या बना? मारवाड़ बना। ठीक है। प्रारंभ में मारवाड़ पर प्रारंभ में किसका शासन था? मारवाड़ पर प्रारंभ में प्रतिहारों का शासन था। किसका शासन था? प्रतिहारों का शासन था। कहां पर? मारवाड़ पर। किसका शासन था? प्रतिहारों का। प्रतिहार चले गए। प्रतिहार कहां चले गए? प्रतिहार यहां से चले गए। इसके बाद में यहां पर कन्नौज जो बदायूं है, बदायूं कन्नौज से 13वीं शताब्दी में आगमन राजपूत राठौड़ों की गोत्र का। राव सिंहा ने, देखो राठौड़ वंश की स्थापना देखते हैं। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है। किससे बना है? राष्ट्रकूट शब्द से बना है। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है। यह जो राष्ट्रकूट शब्द का उपयोग एक राजपूत जाति के लिए, एक राजपूत जाति के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? एक राजपूत जाति के लिए किया गया है। राव सिंहा ने राव सिंहा ने 1240 ईस्वी के लगभग, राव सिंहा ने लगभग 1240 ईस्वी के आसपास 1240 ईस्वी के आसपास पाली क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राठौड़ वंश की स्थापना की। ठीक है। कौन से वंश की स्थापना की थी? राठौड़ वंश की स्थापना की थी। अब अपन देख लेते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में।
राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राव सिंह ने की थी। कब की थी? तो यह स्थापना की थी 1240 ईस्वी के आसपास में। राष्ट्रकूट शब्द का उपयोग एक राजपूत जाति के लिए किया गया है। राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है। मरु मारवाड़, प्राचीन में मारवाड़ को मरु कहा जाता था। प्रारंभ में यहाँ पर किसका शासन था? राठौड़ प्रतिहारों का शासन था। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।